ओके, सो इस वीडियो में हम 3 चीज़ें करेंगे। पहली, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है और वो मुझे नहीं आती करना, तो मैं उसे किस तरह सीखता हूँ, उसे किस तरह लर्न करता हूँ, उसे किस तरह करता हूँ। तो एक सेल्फ लर्निंग का मैं आपको बताऊंगा कि मैं कोई ऐसी चीज़ अटैम्प्ट करने जा रहा होता हूँ जो मैंने पहले नहीं की, तो मैं इसको किस तरह सेल्फ लर्न करता हूँ। दूसरी चीज़, हम इसमें एलिमेंटर पेज बिल्डर है जो वर्डप्रेस का प्लगइन है, हमने यूज़ किया होगा सबने, जो भी वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, वर्डप्रेस में वेबसाइट्स डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उन्होंने एलिमेंटर यूज़ किया होगा। तो उसका हम एक कस्टम मॉड्यूल और कस्टम विजिट बनाएंगे। उसका रीज़न ये है कि मैंने जो वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट का जो कोर्स किया था, उसमें मैंने WP बेकरी के कस्टम मॉड्यूल्स बनाए थे। तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि हम एलिमेंटर क्यों यूज़ नहीं कर रहे। तो उसकी वजह ये थी कि एक तो मैंने WP बेकरी में ही अपनी सारी थीम्स बनाई हैं क्लाइंट्स के लिए, और एलिमेंटर का ये भी था कि वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता, जो जिन लोगों को PHP का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ना, उनके लिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता। WP बेकरी थोड़ा सा ईजी था उससे, अगर हम कंपेयर करें एलिमेंटर से, उसके कस्टम मॉड्यूल्स बनाना। तीसरी चीज़ हम इस वीडियो में ये करेंगे, हम एक वर्डप्रेस का प्लगइन भी साथ साथ बनाएंगे विथ एलिमेंटर कस्टम विजेट जो हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने कभी पहले बनाया नहीं है एलिमेंटर का कस्टम विजेट, ठीक है, कभी भी नहीं बनाया, मुझे नहीं आता बनाना, ठीक है। तो इस वीडियो में ये लाइव ही होगी, इसमें कोई मैं एडिटिंग ऐसा नहीं करूँगा। आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा कि मैं किस तरह सर्च करता हूँ, कोई भी चीज़ मुझे नहीं आती उसको मैं किस तरह सीखता हूँ, उसकी किस तरह प्रैक्टिस करता हूँ। तो इस वीडियो में हम सेल्फ लर्निंग जर्नी के बारे में पढ़ेंगे कि एक शख्स है, इसको कोई चीज़ नहीं आती तो किस तरह उसको लर्न करता है, ठीक है। ये मेरे PHP का जो अभी कोर्स बूट कैंप, ऑनलाइन बूट कैंप जो आएगा, उससे रिलेटेड ही है। मैं इसमें आपको एक तरह से प्रीव्यू देना चाहता हूँ कि हम किस तरह सीखेंगे उस PHP के भी कोर्स में। तो हम फिर इस वीडियो में अब देखते हैं कि एलिमेंटर का कस्टम विजिट कैसे बनता है। मुझे नहीं आता बनाना, मैंने पहले नहीं बनाया, तो आप मुझे देखेंगे, मेरा एक प्रोसेस देखेंगे कि मैं किस तरह एक चीज़ सेल्फ लर्न करता हूँ। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसमें बनाऊंगा क्या, एलिमेंटर का कस्टम मॉड्यूल। एलिमेंटर पेज बिल्डर जो है वर्डप्रेस का प्लगइन, उसका हम एक कस्टम मॉड्यूल बनाएंगे। मैंने पहले कभी नहीं बनाया, मुझे नहीं आता बनाना। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे जो एक चीज़ जिस पे मैं काम करता हूँ मुझे नहीं आती, मैंने पहले कभी इस पे काम नहीं किया होता, तो मैं इसको किस तरह लर्न करता हूँ, मेरे क्या स्टेप्स होते हैं, क्या चैलेंजेस उसमें फेस करता हूँ। तो मुझे नहीं पता क्या होगा इस वीडियो में, तो वो आप देखें। मुझे लाइव कोशिश करूँगा इसमें ज़्यादा एडिटिंग ना हो। अगर इंटरनेट का इशू आता है, कोई चीज़ स्लो लोड होती है, तो वो मैं एडिट कर दूंगा, लेकिन कोशिश करूँगा उसके अलावा कोई एडिट ना करूँ, कोई चीटिंग ना करूँ। आप मुझे देखें मैं किस तरह काम करता हूँ, ठीक है। तो ब्राउज़र ओपन है, एक दफ़ा मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो देख लेता हूँ कि वो स्क्रीन सही आ रही है। जी बिल्कुल सही आ रही है। ओके, इसको मैं मिनिमाइज कर दिया। अच्छा, एलिमेंटर का कस्टम मॉड्यूल बनाना है ना। एलिमेंटर कस्टम मॉड्यूल में लिखता हूँ गूगल पे, क्रिएटिंग योर फर्स्ट एड ऑन। Let's create a simple Elementor add-on that adds two widgets to Elementor. The first will be a simple hello world widget, while the second will be similar but with improved functionality. The first step will be to register to widgets. The add-on should be placed on your website's plugins folder. अच्छा, मतलब plugin इसमें बनाएंगे Elementor add-on के नाम से, उसमें सब फोल्डर होगा widgets का। फिर हेलो वर्ल्ड विजेट 1 PHP की फ़ाइल होगी, फिर हेलो वर्ल्ड विजेट 2 PHP की फ़ाइल होगी, और एक एलिमेंटर एड ऑन डॉट PHP की जो उसकी मेन फाइल होगी जो प्लगइन लोड करेगी। अच्छा, इसमें क्या है, तो एड ऑन जो है वो वही चीज़ है ना। इसमें इन्होंने कोड कॉपी पेस्ट के लिए उन्होंने दे दिया, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कुछ कि क्या चीज़ होती है किस चीज़ के लिए। ये चीज़ होगी ना।
creating new widgets, Elementor is packed with dozens of useful widgets. अच्छा, इसको widget बोलते हैं, modules नहीं बोलते। तो Elementor is packed with dozens of useful widgets, मतलब widgets panel ये इस तरह का होता है ना, इसका पैनल widget का। These widgets are divided into categories. Each widget has a set of custom controls in fields widgets की settings होती हैं allowing end users to enter data. कैटेगरीज कौन सी, अच्छा ये कैटेगरीज हैं, ये बेसिक ये कैटेगरी नज़र आ रही है, प्रो इसको कहते हैं। मैनेजिंग विजिट्स, एक्सटर्नल डेवलपर्स कैन रजिस्टर न्यू विजिट्स एंड अनरजिस्टर एग्जिस्टिंग वंस, ऑब्वियस है। क्रिएटिंग न्यू विजिट्स, लर्न मोर अबाउट विजिट एनाटॉमी, हाउ टू क्रिएट योर ओन, फॉर एग्जांपल। अच्छा हम यहाँ पे जाते हैं, ऐड न्यू विजिट, ओके। रजिस्टरिंग विजिट, टू रजिस्टर न्यू विजिट यूज द फॉलोइंग कोड। अच्छा ये एक्शन फिल्टर होता है वर्डप्रेस का, ये अच्छा मैं इन चीज़ों में डीप में नहीं जाऊँगा कि ये क्या करता है, ये क्या करता है। ये अगर आप वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट का मेरा कोर्स देखें ना, तो उसमें ये मैंने चीज़ें ऑलरेडी समझाई हुई, तो आप वो यूट्यूब पे कोर्स है, वो मैं लिंक में दे दूँगा कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देख लीजिएगा। ओके, सो ऐड एक्शन, ये एक्शन हो के एलिमेंटर का, एलिमेंटर रजिस्टर, ये रजिस्टर करता है जो हमारा कस्टम विजिट हम बना रहे हैं, और रजिस्टर न्यू विजिट्स, ये हमारा ये फंक्शन हो गया, ये इसका आर्ग्यूमेंट है। अच्छा यहाँ पे हम दो डायरेक्टरीज जो है वो दो फाइल्स इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं दो विजिट्स हम जो बनाएंगे उन्हीं की फाइल्स होंगी, एक विजिट 1.php होगी, एक विजिट 2.php होगी, और फिर इनको हम रजिस्टर करेंगे। ये क्लास आई गेस इसी से आ रही होगी, विजिट 1.php और ये विजिट 2.php। अच्छा ये मुझे चीज़ें किस तरह पता चल रही है कि इसमें ही होंगी, इसमें ही होंगी, वे ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है मुझे काम करने का चीज़ों पे, तो आई कैन गैस कि ये क्लास कहाँ पे बनी होगी, ये इसी में बनी होगी, तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, ठीक है। अच्छा रिमूव विजिट, अच्छा यहाँ से तो रजिस्टर हो जाएगा विजिट, रिमूव विजिट कैसे होगा। अच्छा अनरजिस्टर विजिट, अनरजिस्टर का हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे और विजिट की जो आईडी है वो हम डाल देंगे। एक काम करता हूँ, मैं एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले अपने पास। मैं जैम्प ओपन करता हूँ, मेरा जैम्प कहाँ है, जैम्प 82, ये हमने इंस्टॉल किया था जब वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट हम कर रहे थे, उसके लिए हमने इंस्टॉल किया था। अच्छा ये अगर आप, ये जैम्प बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो वेब सर्वर PHP और डेटाबेस माईस्क्वल वो इंस्टॉल कर लेता है, पर हमने वर्डप्रेस लोकल अपने मतलब कंप्यूटर पे इंस्टॉल किए थे, और कंप्यूटर पे ही हमने सारी जो है मतलब अपने लोकल पीसी पे ही हमने सारी चीज़ें की थी, हमने कोई होस्टिंग नहीं ली थी कि होस्टिंग लेंगे वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे फिर वहाँ पे हम थीम डेवलप करेंगे, सारा हमने अपने लोकल पीसी पे किया था। तो उसके लिए जैम्प यूज़ होता है। अगर आपको पता नहीं कि किस तरह लोकल पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो मेरी वीडियो 2 और 3 है थीम डेवलपमेंट कोर्स की, अगर वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा जैम्प कंट्रोल में ओपन करता हूँ, मैं अपाची मैंने स्टार्ट किया है, माईस्क्वल स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने जो थीम हमने बनाई थी मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। हमने एक HTML ली थी और उस पर थीम बना ली थी। अभी थोड़ा पॉज ले रहा है तो ये चीज़ मैं एडिट कर दूंगा, ठीक है। एडमिन भी ओपन कर लेता हूँ साथ में से, जो चीज़ पहले ओपन हो जाए। ओके तो ये पेजेस लोड हो गए। इसका क्या मैंने डाला था यूज़र नेम, और ये हमने बनाई थी थीम, HTML टेम्पलेट हमने कहीं से ली थी और उस पर हमने वर्डप्रेस की थीम बनाई थी WP बेकरी पेज मॉड्यूल यूज़ करके। अभी लॉगिन में टाइम ले रहा है। ओके लॉगिन हो गया। अच्छा अब मैं प्लगइन्स पहले देख लूँ जो एक्स्ट्रा मैंने इंस्टॉल किए थे टेस्टिंग के लिए, इनको मैं डीएक्टिवेट करता हूँ और फिर मैं एलिमेंटर इंस्टॉल करता हूँ।
अच्छा ये डीएक्टिवेट क्यों हुई है भाई? मैंने तो कुछ नहीं, मैंने इसको मूव कर दिया था उसकी जो वेबसाइट थी उसमें। ग्रेविटी फॉर्म्स को मैं डीएक्टिवेट करता हूँ। ये किसी भाई ने मुझे दी थी फिक्स करने के लिए, इसमें कुछ चेंजेस। इसको डीएक्टिवेट करता हूँ, कॉमर्स को भी डीएक्टिवेट करता हूँ, उसकी भी ज़रूरत मुझे नहीं है। एलिमेंटर सर्च कर लेते हैं। ठीक है, एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया। ये सारे प्लगइन्स मैंने डीएक्टिवेट कर दिए। इंस्टॉल हो जाए। और जब तक मैं ये htdocs ये वर्डप्रेस का जो फोल्डर है, और ये wp-content का फोल्डर है, और ये प्लगइन्स का फोल्डर है, यहाँ पे हम अपना प्लगइन बनाएंगे। ओके इंस्टॉल हो गया, उसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अच्छा ये थीम हमने बनाई थी WP बेकरी के लिए, तो एलिमेंटर चल तो जाएगा लेकिन उसका लेआउट शायद अच्छा ना आए। खैर उसको हम देख लेंगे बाद में, हमारा काम तो विजेट्स बनाना है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, विजिट स्ट्रक्चर, क्रिएट ए कस्टम एलिमेंटर विजिट क्लास। ठीक है, तो ये जो हमारा विजिट होगा उसकी क्लास होगी। ठीक है, और उसमें क्या लिखा हुआ? यूनिक नेम, टाइटल, आइकन। अच्छा ये चीज़ें मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ, और इन चीज़ों पे इसलिए आ रहा हूँ कि ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया एक्सपीरियंस, मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखनी है, मुझे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं नीचे हेडिंग्स में कोड देखूँगा, मुझे समझ में आ गया कि ये क्लास हमें यूज़ करनी होती है। मतलब ये हमारे जो विजिट का नाम होता है उसकी क्लास होती है, और एक्सटेंड करती है एलिमेंटेड की विजिट बेस्ड क्लास को, और फिर इसमें हमारे सारे फंक्शंस होते हैं। तो विजिट मेथड्स, सिंपल विजिट स्केलेटन क्लास लुक लाइक दिस, जो एम्प्टी हमारी क्लास होगी जो हम बनाएंगे वो उस तरह होगी। उसमें ये फंक्शंस होंगे, गेट नेम, गेट टाइटल, आइकन, कस्टम हेल्प, यूआरएल, कैटेगरी। ये हम आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस होती हैं। The widget based class has many more methods, but the vast majority of the needs are covered by the methods mentioned above. तो मतलब यही ज़्यादातर हम लोग यूज़ कर रहे होंगे जब हम एलिमेंटर का विजिट बना रहे होंगे। विजिट डेटा, ओ ये आ गई ना वेरिएबल्स। अच्छा गेट नेम फंक्शन में होता है विजिट नेम, या विजिट आईडी के लें। गेट टाइटल में होता है आपका प्रॉपर विजिट नेम। गेट आइकन में वो आइकन होता है आपका विजिट का। कस्टम हेल्प यूआरएल, विजिट की कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, हेल्प कोई आप देना चाहते हैं कि किस तरह विजिट चूज़ करना, उसका यूआरएल हो जाएगा। कैटेगरीज जो हमने शुरू में देखी थी, कैटेगरीज जो होती हैं एलिमेंटर की सेट से कैटेगरी होती है, यहाँ पे देखते हैं ये है ना कैटेगरीज, बेसिक, प्रो, जनरल, साइट, वो कॉमर्स, वर्डप्रेस। तो किस कैटेगरी में हमें विजिट डालना है, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, विजिट कीवर्ड्स, लेट्स यू सेट विजिट कीवर्ड्स एंड यूज टू। अच्छा मतलब सर्च हम कोई विजिट कर रहे हैं तो विजिट कीवर्ड्स में जो है वो हम अपने कीवर्ड डाल देंगे ताकि कोई सर्च करना चाहता है तो हमारा विजिट शो हो जाए। अच्छा विजिट कैटेगरीज हमने देख लिया, ये सारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, विजिट कैटेगरीज एंड रजिस्टरिंग न्यू एलिमेंटर विजिट बाय एक्सटेंडिंग एलिमेंटर विजिट बेस क्लास, वी आर नेटिंग द गेट कैटेगरीज मेथड विच रिटर्न्स द जनरल कैटेगरी बाय डिफॉल्ट टू असाइन अ विजिट टू अ डिफरेंट कैटेगरी। अच्छा अगर हम ये एम्प्टी फंक्शन छोड़ देंगे, कुछ इसमें नहीं डालेंगे, तो जनरल में ही चला जाएगा डिफ़ॉल्ट कैटेगरी जो है। लेकिन हमें कोई चेंज करनी है तो बेसिक, मतलब यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, फंक्शन में डिफाइन कर देंगे रिटर्न यूज़ करके। ओके असाइन द कैटेगरी वी टू ओवरराइड दिस मेथड एंड रिटर्न अवर न्यू कैटेगरी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज हमने देख ली, बेसिक, प्रो, ये होती हैं। अच्छा क्रिएटिंग न्यू कैटेगरी किस तरह क्रिएट होती हैं,
तो वो भी ये फंक्शन है। ये एक्शन हुक है, ये हमारा फंक्शन होगा। एलिमेंट्स मैनेजर का एट्रीब्यूट होगा, उसमें ऐड कैटेगरी का ये फंक्शन है। फिर ये यहाँ पे इसकी आईडी डिफाइन होगी, और फिर जो टाइटल होगा कैटेगरी का वो आएगा, और जो उसका आइकन होगा वो आएगा एरे में। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। विजिट डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? Some widgets are dependent on custom scripts for functionality and custom styles for look and feel। यार widgets में CSS जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो रही थी। अगर कोई हम वो बना रहे हैं, स्लाइडर विजिट बना रहे हैं, तो मतलब लेआउट तो होगा ना विजिट का फ्रंट में, तो वो इसके लिए होगा। देखते हैं क्या बोलता है ये। स्क्रिप्ट डिपेंडेंसीज, द गेट स्क्रिप्ट डिपेंड्स मेथड लेट्स यू डिफाइन द JS फाइल्स रिक्वायर्ड टू रन द विजिट। ठीक है, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंसी कह देते हैं ऐसे। मेथड लेट्स यू डिफाइन द CSS फाइल्स रिक्वायर्ड टू रन द विजिट, मतलब जो JS एंड CSS फाइल हमें चाहिए विजिट के लिए, वो हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ से हम फैच करेंगे ना। डिफाइन कहाँ पे की हुई है? हाँ, ये ना, रजिस्टरिंग स्क्रिप्ट एंड स्टाइल। अच्छा, ये वही फंक्शन यूज़ हो रहे हैं WP इंक्लूड स्क्रिप्ट जो हमने थीम डेवलपमेंट में भी यूज़ किए थे। थीम की CSS और JS जो है वो इंक्लूड करने के लिए, तो वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। हाँ, ये है ना काम की चीज़। रजिस्टरिंग स्क्रिप्ट्स एंड स्टाइल्स एलिमेंटर, ये वही WP इंक्लूड स्क्रिप्ट का एक्शन हुक यूज़ हो रहा है, और ये फंक्शन है। ये दो विजिट्स इसने डिफाइन किए हुए रिक्वायर हो रहे हैं। रजिस्टर हो गए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये तो रजिस्टर हमें इसी तरह करने अपने विजिट्स, और ये चीज़ है मेन, ठीक है। WP रजिस्टर, स्क्रिप्ट का नाम और कहाँ पे स्क्रिप्ट है, प्लगइन का जो URL है उसके किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, ये मतलब JS कहाँ पे पड़ी हुई है। इसी तरह CSS की फाइल्स, ये सारी हमने उस पर की थी ना थीम डेवलपमेंट में, तो इसी तरह ही हम कोई भी स्क्रिप्ट CSS हो या JS हो वो इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे फिर यहाँ पे जैसे कि ये नाम है एक्सटर्नल लाइब्रेरी, तो ये हमें विजिट जब लोड होता है ये इंक्लूड करनी है, तो हम गेट स्क्रिप्ट डिपेंड्स और गेट स्टाइल डिपेंड्स के फंक्शंस में हम पर यूज़ करते हैं। गेट स्क्रिप्ट डिपेंड्स में JS फाइल्स होती हैं, और गेट स्टाइल डिपेंड्स में हमारी CSS की फाइल होती हैं, ठीक है। और ये क्या है? अच्छा, ये विजिट 1 जो यहाँ से आ रहा होगा, ये अभी बनाएंगे हम। फिर हमें एग्जाम्पल लेना है यहाँ पे, सिंपल एग्जाम्पल, उसमें हम देख कर बनाते हैं। फिलहाल इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं, पता चलेगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद इसको करते हैं। अभी तो सिर्फ समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, थोड़ा समझ जाएंगे ना तो फिर बनाने में कोई मसला नहीं होगा। फिल्टर डिपेंडेंसी 3, ठीक है। यूजिंग एलिमेंटर स्क्रिप्ट डिपेंडेंसी तो देख लिया ना हमने, ठीक है। विजिट कंट्रोल्स था ये, हाँ कंट्रोल्स मतलब जो फील्ड्स होंगी ना, वैरायटी ऑफ कंट्रोल्स कुछ है क्या? हाँ, विजिट कंट्रोल्स, वी हैव सम कंट्रोल सेटिंग फील्ड्स, जो विजिट की सेटिंग फील्ड्स होती हैं वही। अगेन मैंने नाम पढ़ के समझ गया कि वो क्या होंगी चीज़ें। अगेन वही एक्सपीरियंस थोड़ा उसमें काम आता है, आपने इतनी चीज़ों पे क्या होता है तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ किस लिए होती है। ठीक है। In your widget class, you can add controls inside the register controls method. This starts control section and control section. ठीक है, add controls to the widget. ये क्या चीज़ थी? खाली कंट्रोल उन्होंने ऐड किया है। प्रॉपर ऐड कंट्रोल टू योर विजेट, कहाँ पे होंगे ये? अच्छा, तो जो क्लास हम विजेट की बनाएंगे उसी में फंक्शन बनाएंगे रजिस्टर कंट्रोल्स का, स्टार्ट कंट्रोल सेक्शन में। अच्छा, वही मैं सोच रहा था कि ये किस चीज़ के लिए, तो इसमें कंट्रोल्स के ऊपर जो चीज़ आएगी, जो उसकी हेडिंग हम दे देते हैं कि हेडिंग आएगी, और वो हेडिंग एक टैब में होगी, इसका टैब भी बन रहा होगा, मतलब
इसमें दूसरा टैब भी बनाया नहीं, एक ही टैब है। एंड कंट्रोल सेक्शन में कुछ नहीं डाला, ठीक है। एंड में भी कुछ डाल सकते थे आई गेस, कोई इसी तरह की हेडिंग। तो जब विजेट की जो सेटिंग होगी उसमें आई बिलीव के कंटेंट का टैब होगा, उसमें ऐड कंट्रोल, एक कंट्रोल हम ऐड करें टाइटल का, उसका नाम हो गया, फिर आईडी कह दें, नाम यहाँ पे आ रहा ना लेबल में, वो प्लेस होल्डर हो गया इसका। और टाइप हमने डिफाइन कर दी कि वो टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे हमने नंबर डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे चूज कौन सा, रेडियो बटन होगा आई गेस। और यहाँ पे एंड होगी। अच्छा विजिट रेंडरिंग, मतलब कि फ्रंट एंड पे ज़्यादा शो भी तो करना है ना। Rendering method, element to rendering method, both rely on the return values from the control, but each method rendered differently as one uses PHP and other uses JS। अच्छा ये PHP के लिए है और ये JS टेम्पलेट के लिए, जो प्रीव्यू के लिए यूज़ होती है, जब हम एडिटर में प्रीव्यू कर रहे होते हैं कोई भी चीज़। फिर से मैं देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है, तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना रिकॉर्ड ही ना हो कुछ। ठीक है जी, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, Elementor offers a number of ways to use the return value of a control. Widgets can simply print a value in the template, use the value to create CSS। widget settings पे आते हैं। With JS templates, we don't need to retrieve the data using a special function. It's done by Elementor for data from the controller are stored in settings variable। ओके, ये JS का मेथड है, मतलब वो HTML डायरेक्ट सेटिंग्स, जो विजिट की जो सेटिंग्स होगी उसमें जो क्लास होगी वो डायरेक्ट आ रही है। PHP से कैसे आएगा? अच्छा वो PHP का कोड होगा नॉर्मल। गेट सेटिंग्स फॉर डिस्प्ले टाइटल, यहाँ पे सेटिंग्स डॉट टाइटल आ जाता, जो आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसने क्लास नहीं दी हुई, इधर दे दी, ओके फाइन। अच्छा यहाँ पे दे दी इसने, यू कैन रिट्रीव ऑल द डेटा फ्रॉम द कंट्रोल इन द सिंगल पैरामीटर। अच्छा यहाँ पे इसने एक ही पैरामीटर में सारी जो भी डेटा है वो सब लेके आ गया। और अब सेटिंग्स डॉट क्लास, मतलब अब इसी से वो फैच हो रहा है, यहाँ पे वो अलग अलग फैच कर रहा था। आइदर वे अचीव द सेम रिजल्ट, ठीक है। रेंडरिंग टेक्स्ट, नीचे क्यों जा रहा हूँ, कहीं ऊपर से शुरू है ना। द मोस्ट कॉमन व्हेन widget rendering use case to print the value of a simple text control। तो रजिस्टर कंट्रोल्स हो गए। अच्छा रेंडर, वो पीछे जो हमने देखे थे वही फंक्शन है, रेंडर कंटेंट टेम्पलेट। स्टाइल क्या है इसमें, रजिस्टर कंट्रोल्स हो गए, ऐड स्टाइल का क्या बोल रहा है ये। कॉमन यूज केस टू कंट्रोल वैल्यू टू स्टाइल डिफरेंट HTML elements। widget, let's say a widget with two control which users can set a title and control the element color। label, content, title, style, start controls section। अच्छा यहाँ पे दूसरा टैब इन्होंने बनाया स्टाइल का, और उसमें कलर डाल दिया, और एक कलर की टाइप हो गई फील्ड, सेलेक्टर्स, रैपर, H3 और कलर वैल्यू। ये क्या चीज़ है? ओके, ये मैंने कहाँ पे फर्स्ट टाइम किया था इसको मैं समझाऊंगा आपको किस तरह समझाऊँ। widget can use the return control value the design or test widget will add custom CSS rule to the, अच्छा CSS यूज होती है ये, ठीक है। तो आई गेस ये CSS अप्लाई होगी H3, मतलब वो CSS रूल क्रिएट करेगा H3 का, और उसमें जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की होगी यहाँ से
वो यहाँ पे शो होगी, यही हो रहा है ना। each element includes the set of style settings that are printed as CSS rules। हाँ यही हो रहा होगा। Our test widget will add custom CSS rules to the page CSS file. Those rules will only affect this widget as the wrapper prefix means that only this instant of the widget will use this color। अच्छा, एक पेज पे हमने दो विजेट्स यूज़ किए सेम, तो एक ही, अगर एक विजेट पे हमने कलर सेलेक्ट किया तो उसी पे अप्लाई होगा। ये आ गया ना, विजेट रैपर एलिमेंट है, ठीक है। वैल्यू कंट्रोल वैल्यू है, जो आपकी यू वैल्यू, तो यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट दी होती तो वो होती वैल्यू कोई। यूनिट कंट्रोल वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड यूनिट, यूनिट कंट्रोल वैल्यू क्या होता है? यूनिट बाई पिक्सल एक्स, यही होगा। यू आर एल रिटर्न बाय द मीडिया कंट्रोल, आगे देख लेते हैं अगर ये बताते हैं। सेलेक्टेड ग्रुप कंट्रोल सी एस एस सेलेक्टर, ये तो एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर ही समझ में आएगा। अच्छा, मीडिया रेंडरिंग मीडिया, सेलेक्ट एन इमेज यूजिंग द मीडिया कंट्रोल, तो ये भी एक फील्ड ही है गैस। हाँ, कंट्रोल मैनेजर मीडिया ऐड कंट्रोल, ठीक है। और इस तरह रेंडर हो जाएगा ये इमेज। एडवांस इमेज रेंडरिंग में क्या है? द मोर एडवांस इमेजेस टू कंबाइन कंट्रोल मीडिया विद ग्रुप कंट्रोल इमेज साइज। ग्रुप कंट्रोल इमेज साइज मतलब क्या है इसका? एलिमेंटर कंट्रोल मीडिया, ये है। कंट्रोल मीट साइज, तो यहाँ से कैसे आ रहा था? एलिमेंटर, ये क्या चीज़ है? मिस क्या हुआ है? एलिमेंटर एट ग्रुप कंट्रोल, गेट टाइप, ये समझ में नहीं आया, ये क्या चीज़ है? क्या है, क्या ये समझ लेते हैं हम सर्च करके। Elementor image size group control displays input fee to define one of the default image sizes. Control is defined in a group control image size card with extend control page. ये एक्सप्लेन सही इन्होंने किया नहीं है, तो देख लेते हैं बाद में। अच्छा जी, रिपीटर्स, रिपीटिंग फील्ड्स होंगी इसमें। ऐड कंट्रोल है, टेक्स्ट है, लिंक है, डिफॉल्ट advanced to render multiple elements using the repeater control। Here users set multiple fields in the repeater control। तो repeater control कहाँ पे है? अच्छा, ये लिस्ट जो है ना, ये भी लिस्ट हो जाएगा, और उसमें पे ये फील्ड्स हम ऐड मोर कर सकेंगे। यही होगा। ये ना लिस्ट इन्होंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे, वो लिस्ट लूप चलेगा और जितनी दफ़ा हमने ऐड किए होंगे एलिमेंट्स वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। एक कंटेंट टेम्पलेट है, एक पीएचपी जो फ्रंट पे आएगी और जीएसएस जो प्रीव्यू में हमें शो होगी। रेंडरिंग एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स, this type of rendering is used to add render attribute to specific HTML elements।
For example, a widget can add a new div tag. अच्छा ठीक है, add render attribute wrapper id div ठीक है। The widget can add a new div tag with a hard-coded class attribute or add a new tag with hard-coded target and use. You need to add if statement to check whether or not there are classes attributed before adding terminal HTML tag. This type of branding अच्छा स्पेसिफिक अगर कोई HTML एलिमेंट्स हैं जो हम रेंडर करें तो उनकी कोई डिफ़ॉल्ट क्लासेस वगैरह या उसकी जो डिफ़ॉल्ट आईडी हो बस हमें ऐड करनी है, तो हम एट्रीब्यूट में अभी इतना उसमें मेरे ख्याल में जाने की ज़रूरत है नहीं। PHP का कोड है गेट रेंडर एट्रीब्यूट स्ट्रिंग रैपर, मतलब यही क्लासेस या आईडी क्लास हो या लेबल ये जिस समय डिव पे डालना होगा रेंडर करते वक्त या डिव पे या किसी भी एलिमेंट पे वो यहाँ पे शो हो जाएंगी जो भी हमने एट्रीब्यूट्स जो भी हमने यहाँ पे बनाए होंगे। ठीक है, अभी इसका यूज़ केस फिर बाद में देख लेंगे। इनलाइन एडिटिंग क्या है जी? व्हेन डेवलपिंग विजेट्स developers can define which controls will be inline editable in okay, inline का तो आपको पता होगा। Elementor supports the following types of toolbars for inline editing: no toolbar, basic toolbar, advanced toolbar, input controls, adding inline editing, add inline editing attributes, रेंडर हो रहा है यहाँ पे। अच्छा ओके, जब पेज शो हो रहा होता है ना तो एलिमेंटर पे फ्रंट को एडिट कर रहे होते हैं तो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हम मेरे ख्याल में वहीं पे क्लिक करने पर इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे ये है, और कौन से हम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमें उससे सेटिंग्स पैनल से करनी पड़ती हैं। देख लें क्या बोल रहे हैं ये लाइन एडिटिंग है ना। ठीक है, टेक्स्ट एंड एडवांस इनलाइन एडिटिंग है, बेसिक इनलाइन एडिटिंग कहाँ पे रेंडर में होगा ना। अच्छा टाइटल हो सकता है, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट, ये इनलाइन एडिटिंग हो सकती हैं, यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं, और ये जावास्क्रिप्ट प्रीव्यू में रेंडर हो रहे हैं। ठीक है, तो पता तो हमें चल गया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लैरिटी होगी। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब हम आते हैं अपने सिंपल एग्जाम्पल पर। एलिमेंटर, ठीक है, ये फोल्डर है, ये हम प्लगइन्स का जो हमने फोल्डर ओपन किया था उसमें एक मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ। अब हम प्लगइन बना रहे हैं, ठीक है, देखिएगा बहुत इजी है। ठीक है, ये प्लगइन का फ़ोल्डर बन गया, इसमें एक और फोल्डर हमारा आएगा इस नाम से, विजेट्स के नाम से। ठीक है, ये भी आ गया। अब एक दो PHP की फाइल है, मैं यहीं से ना कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। एक मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। मेन फाइल आपकी हो गई एलिमेंटर विजेट
.php और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसका नाम है php में बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, प्लगइन हमारा, ये हमारी मेन जो फाइल है उसमें हम कोड कॉपी करते हैं। मैं आपको ये समझा भी देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। पुरानी चीज़ें मैंने बंद कर दी। ठीक है। अच्छा, हमारा प्लगइन जो होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे हम थीम डेवलपमेंट की हमने की थी तो उसमें हमने थीम का नाम डाल रहे थे, ऑथर का नाम डाल रहे थे, तो बिल्कुल प्लगइन की इसी तरह ही हम लोग एक बनाते हैं। ठीक है, ये प्लगइन का नाम है। एलिमेंटर एम्बेड विजिट, उसका नाम है। डिस्क्रिप्शन, ऑटो एम्बेड एनी एम्बेडेबल कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल यूआरएल्स इनटू एलिमेंटर। प्लगइन यूआरएल, ये प्लगइन कहाँ पे है, ठीक है, उसका वर्जन नंबर, ऑथर कौन है, एलिमेंटर डेवलपर मैं अपना रख देता हूँ। ओके। अच्छा, ऑथर यूआरएल इसकी वेबसाइट हो गई, ये भी मैं अपनी डाल देता हूँ। ठीक है। और टेक्स्ट डोमेन, अच्छा टेक्स्ट डोमेन जब हम मल्टीलिंगुअल साइट्स बना रहे होते हैं ना उसमें यूज़ होता है। मैं आपको ये भी सर्च कर लेते हैं, टेक्स्ट डोमेन वर्डप्रेस। ये आपको इंटरनेशनलाइजेशन, टेक्स्ट डोमेन इज अ यूनिक आइडेंटिफायर अलाउइंग वर्डप्रेस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल द लोडेड ट्रांसलेशंस। मतलब मल्टीपल लैंग्वेज में वेबसाइट बन रही होती है तो उसमें काम आता है। अभी इसमें कोई काम नहीं है, हम डिलीट भी कर देना तो कोई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये हमारी ये, अच्छा ये भी हमें देना ज़रूरी है क्योंकि प्लगइन के लिए बना रहे हैं ना, एलिमेंटर के लिए। तो एलिमेंटर टेस्टेड अप टू, मतलब कितने कौन से वर्जन तक ये प्लगइन टेस्ट हुआ हुआ है एलिमेंटर के, वो एलिमेंटर प्रो का भी बताना पड़ेगा कि कितने वर्जन तक ये हमारा जो प्लगइन है वो चलेगा या टेस्ट हुआ हुआ। तो ये हमारी प्लगइन की आप समझिए डेफिनेशन होती है कि ये हम डालेंगे तो फाइल में तो वो प्लगइन पीछे डिटेक्ट हो जाएगा। करके देखते हैं, मेरे ख्याल में नहीं, या पहले देखो नाम तो आ ही जाएगा ऊपर। एक मिनट, रिफ्रेश करते हैं। एक्टिवेट अभी नहीं करेंगे, उसमें एरर आ जाएगा, लेकिन शो तो ये हो ही जाएगा। ये देखिए हमारा शो हो गया प्लगइन। ये क्या हुआ, नाम मेरा क्यों चेंज नहीं हुआ, तो सेव ही नहीं किया था मैंने। अच्छा, ये गलती ना बहुत से लोगों ने की थी टीम डेवलपमेंट जब कर रहे थे ना, तो चेंजेस करके सेव नहीं कर रहे थे, तो कह रहे थे कि चल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा कि मुझसे भी हुई है इस तरह की गलतियाँ, कि चेंजेस करके हम सेव नहीं करते और रिफ्रेश करके चेक कर रहे होते हैं। ओके, तो ये अब आ गया, मेरा नाम भी आ गया, वेबसाइट भी आ गई। अब मैं, अच्छा ये डिफाइंड, इसमें कह रहा है कि अगर ये वेरिएबल डिफाइन नहीं है तो एग्जिट कर दो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई इस फाइल को डायरेक्टली ओपन करने की कोशिश करेगा ना, इसी के मैं ओपन करता हूँ इसको डायरेक्ट, इसका पाथ प्लगइन्स, तो इसका फोल्डर क्या है और फाइल भी यही है, तो ये इसने यहीं पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, वो आगे आया ही नहीं। तो ये पाथ मतलब ये सेट तब होगा जब वर्डप्रेस के थ्रू ये प्लगइन एग्जीक्यूट होगा, और ये मेरे ख्याल में सेट होता है, आई एम नॉट टेकन, कहाँ पे, ये रहा। इसमें बताया गया ये डिफाइन नहीं है तो उसको डिफाइन कर दें पाथ को, और इसकी डायरेक्टली मतलब ये पाथ यहाँ पे आप समझिए कि ये वेरिएबल जो है डिफाइन हो गया। ठीक है, तो ये डिफाइन तभी होगा जब वर्डप्रेस के थ्रू ये प्लगइन चलेगा। इसको डायरेक्ट आप एग्जीक्यूट करेंगे फाइल को तो यहीं पे एग्जिट कर देगा। ठीक है, अब रजिस्टर एम्बेड विजेट, ये हमने पढ़ा था कि एक्शन हुक यूज़ करना होता है रजिस्टर का। यहाँ पे हम अपना फंक्शन देते हैं जो हमने दे दिया। विजिट्स, ये रिक्वायर्ड फाइल जो अभी हमने यहाँ पे बनाई थी विजिट्स के फोल्डर में, इसको लाल में रिमूव कर देता हूँ कुछ भी। ठीक है, तो ये कोड लोड होगा और फिर विजिट्स मैनेजर जो होगी, जो ये एट्रीब्यूट है, इससे हम रजिस्टर करवाएंगे अपने विजिट को। जो विजिट की हमारी क्लास होगी जो यहाँ पे अभी हमने डाली नहीं है, हम डालते हैं। इसमें भी इसने ये चीज़ की हुई है, ये क्लास इसने यूज़ की हुई है।
यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम इसी को कॉपी करते हैं, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं आपको समझा भी देता हूँ अगेन। ABS पार्ट अगर कोई डायरेक्टली इस फाइल को एग्जीक्यूट करता है तो एग्जिट कर देगा, नहीं अगर वर्डप्रेस के थ्रू लोड हुई है तो फिर नीचे आएगा। नीचे ये क्लास जो हम यहाँ पे रजिस्टर करवा रहे हैं वो है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे जो कोर्स था ना थीम डेवलपमेंट का, तो उस पर एक भाई बार बार आकर कमेंट करते थे कि वो नज़र नहीं आ रहा, उसको नेक्स्ट टाइम जूम इन कर दें, तो अब मैंने कर दिया। ठीक है, अगर आप अब तो कोड नज़र आना चाहिए, नेक्स्ट टाइम आई विल रिमेंबर टू डू दिस। अच्छा जी, ठीक है। ये क्लास है हमारी, ये एक्सटेंड कर रही है एलिमेंटेड की विजिट बेस क्लास। गेट नेम ये हमारा विजिट की आईडी है। ठीक है, असल में नाम यहाँ पे आ रहा है टाइटल, दिस इज आईडी। आइकन का कोड है जो एलिमेंटर में जो आइकन्स होंगे उन्हीं में से कोई होगा, उसका कोड होगा। गेट कस्टम हेल्प यूआरएल, अगर हेल्प चाहिए किसी को विजिट यूज़ करने के लिए तो ये यूआरएल्स में नज़र आएगा। गेट कैटेगरीज, हमें जनरल कैटेगरी में डालना है विजिट। गेट कीवर्ड, अगर हम इन कीवर्ड से सर्च करते हैं तो हमारा विजिट शो हो जाएगा। रजिस्टर कंट्रोल्स अच्छा कंटेंट सेक्शन, हाँ यहाँ पे कंट्रोल हम जो इनपुट फील्ड्स हैं वो हम ऐड करेंगे। स्टार्ट कंट्रोल सेक्शन, जो टॉप पे जो हमारा टैब होगा कंटेंट के नाम से, उसके बाद उसमें कंट्रोल होगा। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि स्टार्ट कंट्रोल सेक्शन का मतलब ये कि इनके बीच में लेट्स से ये कंट्रोल आने चाहिए, मतलब टैब है ना ये, तो उस टैब के बीच में जितने कंट्रोल्स हैं वो इसी टैब में आएंगे। इस वजह से ये चीज़ें, ये दो फंक्शन यूज़ हो रहे थे, मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा कि जो है वो टैब अगर हम कोई बना रहे हैं तो उसको एंड भी करना है, तो ताकि फिर न्यू टैब ओपन हो सके। अच्छा जी, URL फील्ड की आईडी हो गई। अब फिर से मैं चेक कर लूँ रिकॉर्ड हो रहा है इतना काफ़ी लंबी वीडियो हो गई ना, चेक करना पड़ेगा। हाँ सही है। अच्छा जी, लेबल ये इसका नाम हो गया। URL टू एम्बेड, टेक्स्ट फील्ड है। टाइप URL है, मतलब जो वैलिडेशन होगी वो URL के जो रूल्स होंगे उसकी वैलिडेशन होगी। प्लेस होल्डर, ये एक प्लेस होल्डर है, एग्जाम्पल लिंक के तौर पे दिया हुआ उन्होंने। यहाँ पे आता है रेंडर, और रेंडर उन्होंने PHP वाला दिया हुआ। प्रीव्यू जो जावास्क्रिप्ट का था वो नहीं दिया उन्होंने। सेटिंग्स से सारी सेटिंग्स आ गई विजेट की। HTML WP OEmbed get, सेटिंग्स में URL है वो उसने गेट किया। होता क्या है, अटेम्प्ट टू फैच द एम्बेड HTML। अच्छा HTML ही फैच कर लेता है, कोई और ही समझ रहा। हाँ हाँ, ओ एम्बेड सही। फिर इसको करके देखते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया फंक्शन जैसे। ठीक है, ये डिव है, स्टार्ट हो रही है एंड हो रही है। अगर HTML एम्प्टी नहीं है, कोई वैल्यू है तो वो शो हो जाएगी, वरना सिर्फ खाली URL ही शो हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, हमारा बन गया, तो मुश्किल तो नहीं था। लेकिन WP बेकरी में हम कर रहे थे तो एक ही फाइल में सारा काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है। एक दफ़ा हमने पढ़ लिया ना तो हमारे लिए ईजी हो गया। इससे पहले थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था कि इतनी सारी चीज़ें होंगी, क्लासेस यूज़ हो रही हैं, इसमें पहले क्या क्या यूज़ हो रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये, अब मुझे ईजी लग रहा है। अच्छा, अब हम जा रहे बनाना भी तो है पेज, हम कोई क्रिएट कर लेते हैं। फ्रंट पे पता नहीं कैसे शो होगा, क्योंकि ये थीम हमने बनाई थी WP बेकरी के लिए, तो देख लेते हैं। मेरी कंसल्टेशन का भी टाइम हो रहा है इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स, तो आई होप कि वीडियो से पहले कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स सी, एडिट विद एलिमेंटर। अच्छा, अब हमारा आना चाहिए। एक्टिवेट तो किया ही नहीं मैंने, तो एक्टिवेट करूँ। ओके, लेकिन एक्टिवेट हो गया। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ।
तो हमने कहाँ पे दिया था, जनरल, जनरल में दिया था ना, कैटेगरी में। एक वो है, जनरल है, हमारा नाम क्या था पहले, वो एम्बेड, यही है। क्या यूआरएल डालें इसमें, इससे कुछ एग्जांपल दिए, वो डाल के देखते हैं क्या गया। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में नहीं किया था, प्रीव्यू चेंज कर, प्रीव्यू करके देखते हैं। ये करें, इसका मतलब है क्या वैसे, शायद मुझे याद तो आ रहा है कि क्या कंपैटिबल कंटेंट कहाँ से, कोई यूआरएल जब मिल जाए ना, ब्लॉग बनाया था ना, उससे निकालते हैं। तो इसको देखते हुए, अब किया गया ना ब्लॉग की पोस्ट, इसको मैं रिव्यू करता हूँ। ये यहाँ पे कंटेंट शो हो गया हमारा, टाइटल, इसको अगर मैं एलिमेंट करता हूँ तो ये एम्बेडेबल कंटेंट ही हमारा टाइटल, तो लिंक शो हो गया। इसको मैं मज़ीद देखता हूँ उसमें, मज़ीद स्टडी करता हूँ मैं कि ये पीछे एग्जांपल्स दी होती है ना, का कोड, दैट कोड फॉर यूआरएल फॉर प्रोवाइडर, चलती है, तो क्या होगा वीडियो में, नहीं चली। यूट्यूब में अपना ही खोल लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा एम्बेडेबल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये मेरा चैनल है, वीडियो में कॉपी करता हूँ क्या होता है। तो हमारी क्या कह रहे हैं, एम्बेडेबल जो भी एम्बेड हम कर सकते हैं ना वो चीज़ बेसिकली यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखनी है, हमारा प्लगइन और विजेट तो बन गया, ठीक है, लेकिन मैं इसको ना मज़ीद स्टडी करना चाह रहा हूँ कि वो एम्बेड, हाँ, थोड़ा सा मज़ीद स्टडी करना चाह रहा हूँ कि आखिर ये होता क्या है, तो फॉर्मेट फॉर अलाउइंग इन एम्बेडेड रिप्रेजेंटेशन कि बनाते कैसा है। ओके, कंज्यूमर मेक्स द फॉलोइंग HTTP रिक्वेस्ट, फॉर्मेट जेसन provided and response that response। ओके, ठीक है, तो ओन बैड, हम्म, तो ये आखिर फंक्शन जो है, का मुझे कोड लिखना चाह रहा हूँ।
एट गेट ऑब्जेक्ट। तो हमारा इम्पैक्ट वो आ गया यूआरएल, लेकिन अ, अगर मुझे किसी यूआरएल को बनाना हो अच्छी तरह तो मैं क्या रिटर्न करवाऊँगा, मैं वो असल में देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम देख देखता हूँ मैं। पास में क्या होता है? क्या-क्या ऐड किए हैं मैं वो देखना। अच्छा, तो सब समझा ना मैं। ये यूआरएल्स हर मतलब के बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, वो सारा कुछ यूआरएल देना पड़ता है आगे। फिर जिस सर्विस का आप दे रहे हैं वो जब रीड करता है कि भाई इसने ये यूआरएल से वो फैच करवाना चाह रहा है तो फिर उसको एम्बेडेड कंटेंट वो प्रोवाइड कर देता है। तो ये असल में मैं चीज़ देखना चाह रहा था कि किस तरह पता चलता है कि भाई वो एम्बेडेड कंटेंट मांग रहा है। ठीक है, तो वो एम्बेड हर किसी का अपना अपना होगा यहाँ पे। रेडिट का वो एम्बेड है, सबने अपने वैसे वो एम्बेड ही रखा हुआ है, डब्ल्यू पी है। हाँ, तो असल में ये चीज़ देखना चाह रहा था मैं कि मैं हम मतलब कि किसी भी वेबसाइट का आ जाएगा या उस वेबसाइट जिसका हमें फैच करना है उन्होंने अपने पास उस मतलब के बनाया होगा, मतलब कि एम्बेडेड कंटेंट वो रिटर्न करते होंगे, वो रीड करते होंगे यूआरएल में कि ये एम्बेडेड कंटेंट मांग रहा है तो हम एम्बेडेड कंटेंट ही जो है उसको रिटर्न करेंगे। जैसे कि ये चीज़ मैं देखना चाह रहा था। ऐसी क्यूरियोसिटी हुई मुझे कि किस तरह बनता है। ठीक है, तो इस तरह चीज़ें मैं सीख लेता हूँ। कोई आगे इसका कोई काम नहीं था प्लगइन से ना विजिट से, लेकिन मुझे बस हुआ कि कभी मैंने किया भी नहीं था इस तरह, मतलब कि सोचा भी नहीं था कि किस तरह एम्बेडेड कंटेंट आता है, लेकिन अभी जब कर रहा था तो ध्यान में आई कि देखूँ कि आखिर मतलब किस तरह वो फैच करता है, उस सर्विस को किस तरह पता चलता है कि वो एम्बेडेड कंटेंट मुझसे मांग रहा है। तो इस तरह पता चलता है, हर सर्विस का एक अलग अलग एक एड्रेस होता है जो ऑलरेडी इन्होंने अपनी क्लास में डाला हुआ है। तभी हम अगर यूट्यूब का डालेंगे तो यूट्यूब का यूआरएल जो है वो फैच करेगा यहाँ से, और फ्लिकर और दूसरी चीज़ें जो भी हैं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने इसको देख लिया। बस यही चीज़ें थी। और हमारा जो है वो ये रहा रिज़ल्ट। ठीक है, हमारे विजिट का। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक एडवांस पी है यहाँ पे, ये लो आप कीजिएगा। ठीक है, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आप बना लेते हैं तो मुझे ना स्क्रीनशॉट भी सेंड बीच में कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, जो जो अच्छा जो करेगा ना उसको चले मैं ना फ्री कंसल्टेशन ऑफर करता हूँ एक। ठीक है, अगर आपने अभी तक कंसल्टेशन आप ले चुके हैं तो चले एक और ले लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं ली तो अगर आप ये कर लेते हैं तो मतलब अपने ये स्क्रीनशॉट नहीं दीजिएगा। ठीक है, अपने लैपटॉप का जो है वो मोबाइल से पिक्चर स्नैप करके कमेंट में डाल दीजिएगा। जो करेगा उसको रैंडमली फिर मैं एक फ्री कंसल्टेशन, फ्री है वैसे तो, लेकिन एक स्लॉट आपके लिए मैं रख लूँगा। तो होपफुली आपने देख लिया होगा कि मैं किस तरह चीज़ें लर्न करता हूँ, सीखता हूँ। इससे पहले एलिमेंटर का विजिट नहीं बनाया था मैंने, प्लगइन बनाया था। प्लगइन तो डेवलपमेंट की मैंने की हुई है, विजिट नहीं बनाया था, लेकिन वो मुझे मुश्किल लग रहा था देख करके ये इतनी सारी चीज़ें हैं। या WP बेकरी में तो बड़ा सिंपल सा बनता है, लेकिन अब इतना सारा पढ़ लिया, मतलब सारा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा ही नज़रों से गुजारा मैंने। अब मुझे ईजी लग रहा है, क्योंकि अब तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, अब तो बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें हम बना सकते हैं। ठीक है, और ये एक चीज़ एक्स्ट्रा भी मैंने लर्न कर ली, वो एम्बेड के किस तरह जो है वो यूआरएल जो कंटेंट होता है HTML, जो हमें एम्बेडेड कंटेंट है वो किस तरह मिलता है, आखिर क्या किस सर्विस को किस तरह पता चलता है कि एम्बेडेड कंटेंट भेजना है। तो ये इससे अलग था, लेकिन वो भी देखा तो मुझे लगा कि उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं।
तो वो भी पढ़ लिया। हो सकता है आपको आता हो, आपने किया हो, मैंने अब पहले इस पर कभी गौर नहीं किया। ठीक है, सारी चीज़ें तो नहीं आ सकती ना हर इंसान को। तो सो दिस इज़ हाउ आई सेल्फ स्टडी, सेल्फ लर्न। आपने देखा होगा मैंने यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी मैं नहीं गया, सारा पढ़ के ही मैंने सीखा है। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग इस तरह की चीज़ें ना वो आप रीड करके डॉक्यूमेंटेशन से सीखें ना, तो ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आप ज़्यादा चीज़ें सही तरीके से समझ भी पाएंगे। स्मॉल डिटेल्स जो होती है ना, वो फिर आपके जहन में काफ़ी टाइम तक रहती भी हैं। अब वीडियो में देखता तो वीडियो में इतना सारा टाइम लग जाता, और वो मेरे ख्याल में चीज़ें मुझे याद भी नहीं रहती कि क्या मैंने देखा। तो दिस इज़ इट। अच्छा जी, कंसल्टेशन का टाइम होने वाला है, तो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर डैट। और फिर मैं इस वीडियो को जो है वो एडिट करके कोशिश करूँगा आज सैटरडे 4 नवंबर, कल प्रॉमिस किया था मैंने, तो कोशिश करूँगा आज ही मैं इसको अपलोड कर दूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।